प्रिया राठौर विथआउट ई, नाम तो सुना ही होगा आपने, अब तक तो आप मुझे पहचान चुके होंगे। तो आज क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायो का 13th चैप्टर जो चल रहा है, और उसका आज हम करने वाले हैं L6। बहुत इजी चैप्टर शुरू हो गए हैं अब तो बायो के। तो ये सारा जो था वो चैप्टर फ्लो था। आज जो हम करने वाले हैं अंग विशिष्ट क्या होते हैं, मतलब कैसे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो कैसे एक ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं या कैसे वो एक उत्तक को यानी टिश्यू को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी। चलिए अब अंग विशिष्ट या उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या क्या रोग वाहक हो सकते हैं हमारी लाइफ में, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब क्या ये सभी रोग वाहक एक तरह का लक्षण या एक तरह के इफेक्ट हमें दिखाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तभी तो हमें पता चल पाता है कि डॉक्टर को कि इसे ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसे ये डिजीज हो सकती है, जिसका कंफर्मेशन वो टेस्ट करने के बाद देते हैं। जैसे कि अगर आपको हेडेक हो रहा है और फीवर आ रहा है, बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है ना, कभी फीवर आ रहा है फिर एकदम आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर फीवर आ रहा है फिर एक बार आप नॉर्मल हो जाते हो, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा कि शायद इनको मलेरिया हो सकता है, तो आप मलेरिया का टेस्ट कराओ। इसी तरह अगर आपको खून की, मान लो किसी को उल्टियाँ हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले टीबी का टेस्ट कराता है, क्योंकि जनरली उसमें ऐसा होता है कि लंग कैंसर या टीबी हो सकती है। तो सिम्टम्स जो है वो सबके अलग अलग हैं, लेकिन ये सिम्टम्स अलग अलग क्यों है? क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया और वायरस है उनकी कोई फेवरेट जगहें हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। उनकी भी फेवरेट जगह होती है भाई, ऐसा थोड़ी है आप कहीं भी उनको डाल दोगे। तो कुछ तो रहते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो लंग्स में इफेक्ट दिखता है हमें। कुछ हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, तो फिर स्टमक के इफेक्ट दिखते हैं, जैसे कि वो हमने पढ़े थे वो टीनिया सोलियम, वो पेट में रहते हैं तो पेट खराब करते रहते हैं, डाइजेशन, है ना। पॉटी के साथ जो है कभी ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हमारी आंतों को खा रहे होते हैं। कुछ जो लिवर में रहते हैं, जैसे लिवर फ्लूक, है ना, फीता कृमि, वो जो हमने देखा था यकृत कृमि, फैशियोला, वो लिवर में रहता है, लिवर को जो है बार बार क्या करता रहता है, खराब करता रहता है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये कौन कहाँ मिलता है, और उसी के हिसाब से इनके लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो यही यहाँ पे समझाया गया है, हालांकि सब कुछ पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा के उसको पॉइंट वाइज आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सूक्ष्म जीव की विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती है ना। अलग अलग भाग है, जैसे मैंने कहा उनकी सबकी अपनी अपनी फेवरेट जगह है। सब अपना अपना जो है हॉलीडे मनाने के लिए हमारे अंदर आते हैं या किसी भी एनिमल प्लांट के अंदर जाते हैं, तो उनका एक फेवरेट जगह है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएंगे, है ना। मान लो अगर ये एयर से गए हैं, सांस लेने की वजह से गए हैं, तो सांस तो भाई सीधा सबसे पहले कहाँ जाती है, लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, तो लंग्स में सबसे पहले जाएंगे। अब लंग्स में अगर उनको जगह पसंद आई तो वो लंग्स में ही रहेंगे। जगह पसंद क्या, इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहती हूँ कि जो उनका मेन पार्ट है, देखो सबका मैंने कहा अपना फेवरेट है, तो जो लंग्स में रहना पसंद करते हैं, जो लंग्स में रहने वाले हैं, जैसे कि आपका कोरोना था, वो कह रहे थे वो लंग्स में रह रहा है, लंग्स खराब कर रहा है, तो वो लंग्स में ही रह जाएंगे, वहीं पे अपना जो है काम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो लंग वाले नहीं है, मतलब लंग में रहना पसंद नहीं है, तो वो ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड के थ्रू फिर उनकी जो फेवरेट जगह होती है, जैसे लिवर है, इंटेस्टाइन है, जहां उन्हें जाना है वहां पे चले जाएंगे। तो सबका अपना अलग अलग क्या है, अंग विशिष्टताएं हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक हैं, सब ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक है, ठीक है, सबका अपना है। तो भाई ये नाक से जाएगा तो सबसे पहले फेफड़ों में, और फिर उसके बाद अगर उसको आगे जाना है तो ब्लड के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन में जाएगा। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय में रोग में होता है। टीबी जो मैंने आपसे कहा कि टीबी में क्या होता है, और कोरोना अभी जो एग्जांपल मैंने दिया, टीबी में यही होता है। टीबी में क्या होता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया सांस से जा रहा होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है जो टीबी फैलाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग्स में इफेक्ट करता है, वहीं पे रहता है, लंग्स को धीरे धीरे खाता है, इसीलिए फिर हमें खांसी के साथ जो है ब्लड आने लग जाता है, क्योंकि वहाँ की सेल्स डैमेज हो जाती है। इसीलिए इसका नाम क्षय रोग है। क्षय का मतलब खत्म करना, धीरे धीरे टिश्यू खा रहा होता है वो हमारे लंग्स की।
यदि हम मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो आहार नाल में रहेंगे। अब मुंह से जा रहा है तो पहले कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में या तो स्टमक में चला जाए, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में या तो स्टमक में चला जाए, या फिर आगे और छोटी आंत में, इंटेस्टाइन में, और आगे मलाशय में, जहां उसकी वही विशिष्ट अंग होगा वहां पे चला जाएगा। हो सकता है वहां से वो लिवर में चला जाए। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता है ना आपकी इंटेस्टाइन कैसी है भाई, यहाँ पे इंटेस्टाइन होती है, और वैसे तो इस डायग्राम को इस साइड बनाए तो इधर लिवर बनना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिवर होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिवर उधर बनाया। इसी को आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लिवर जो है वो क्या होगा, लिवर को इफेक्ट कर देगा। जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, टाइफाइड क्या करता है भाई, पेट को खराब करता है, आपकी इंटेस्टाइन, आहार नाल जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसको खराब करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कई बच्चों को जो है आंत और आहार नाल एक सी लगती है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आहार नाल हम कहते हैं मुंह से लेकर जो हमारा गुदा है, एनस है, जहां से पॉटी बाहर निकलती है, वो पूरा ट्रैक आहार नाल है। उसके बहुत सारे भाग है, जैसे कि आंत जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, स्टमक जैसे पेट, ये ग्रसनी, ग्रसिका, जो भी आप कहते हैं वो सब, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें कि इंटेस्टाइन अलग है, एलिमेंट्री कैनाल अलग है, ठीक है, फूड पाइप अलग है, ये सारी चीजें इनके भाग है एलिमेंट्री कैनाल के। ये यकृत में जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया, जो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इसके वैक्सीनेशन भी लगते हैं, आपको वैक्सीन भी पढ़ने हैं हमें। तो ये लिवर में जाएंगे और वहां पे लिवर से होने वाली, जैसे जॉन्डिस, पीलिया, है ना, पीलिया होता है ना हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस जो बैक्टीरिया होते हैं उससे पीलिया रोग होता है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस फैला सकते हैं, तो ये लिवर में इफेक्ट करता है। तो सबकी अपनी अपनी फेवरेट जगह है, इसकी लंग्स है ना, इसकी जो है वो आहार नाल है टाइफाइड की, जिसको टाइफाइड हो जाता है उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, दस्त ऐसे होते हैं, है ना, ज़्यादा, फिर उसको लाइट खाना खाने को बोलते हैं, दलिया वगैरह ऐसे। उसके बाद लिवर में होने वाला पीलिया जो हेपेटाइटिस, तो इसकी अलग कहानी है। अब HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। अब ऐसा भी नहीं है जहां से प्रवेश करेगा वहीं रहेगा, जैसा मैंने कहा उसको जगह पसंद नहीं आई, उसको वहां नहीं रहना, तो वो और भी चले जाते हैं, जैसे कि HIV हमने देखा, एड्स जो वायरस जो है वो जनरली किससे होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ना, यानी कि अगर आप किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और सामने वाले को एड्स है, तो आपको वो लैंगिक रूप से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब आपके जननांगों के थ्रू फैलता है। हालांकि उसके और भी तरीके हैं, ब्लड से भी होता है, लेकिन हम एक बस पढ़ने के हिसाब से ये पढ़ रहे हैं कि वो होता लैंगिक अंगों से, लेकिन वो पहुंच कहाँ जाता है, वो पहुंच जाता है लसिका ग्रंथियों में। अब ये लसिका ग्रंथियां क्या हैं, है ना, हमारी बॉडी में देखो क्या होता है, ब्लड है एक। अब ये थोड़ा सा आप 10th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। देखो जब ब्लड होता है ना, ब्लड छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाता है। हमेशा ब्लड की जो नलियाँ होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, वो आगे जाके बहुत सारी थिन लेयर, थिन ट्यूब्स में बदल जाती हैं, जिनको केशिकाएं कहते हैं। अब जब ये देखो कोई भी बड़ा पाइप है, कोई भी बड़ा पाइप है, वो आगे जाके अगर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा तो उस पर प्रेशर बढ़ जाता है ना। आप बड़े पाइप से छोटे पाइप में डालोगे तो प्रेशर ज्यादा आएगा ना, इसीलिए तो शावर देखो आप, शावर में वो पाइप बड़ा होता है, फिर छोटे छेद से पानी निकलता है तो बहुत दूर तक पानी जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो आप तो आपको ये अंदाजा होगा। अब इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इधर से भी कैपिलरीज होती है और इधर भी होती है। क्या होती है वो थोड़ा सा आपको पता नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है। अब प्रेशर होता है ना, तो ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं इन केशिकाओं में। इसकी वजह से ब्लड का कुछ भाग जो है नीचे निकल आता है, यहाँ पे, इसको कहते हैं लसिका। इसमें आरबीसी नहीं होती, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, WBC और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये निकल आता है। अब ये निकल तो आया, लेकिन हमारा तो भाई इंपॉर्टेंट चीज बाहर चली गई, तो हम उसको क्या करेंगे, वापस सोरेंगे, है ना, लेके आएंगे। तो ये जो है ना, ये क्या करता है, यहाँ से नलियां बन जाती है छोटी छोटी, इन नलियों में ये जाता है और वापस ब्लड में मिल जाता है। डायरेक्टली नहीं मिलता, इसका एक प्रोसीजर होता है, लेकिन हमें उस प्रोसीजर पे अभी ध्यान नहीं देना है। अब ये जो नलियां है ना, ये जगह जगह पे जाके कुछ ग्रंथियां बना लेती हैं, कुछ अंग के साथ मिल जाती है, जैसे कि आपकी अस्थि मज्जा है
है ना, थाइमस है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स बना लेती है, थाइमस में, अस्थि मज्जा में। इन ग्रंथियों को हम कहते हैं लसिका ग्रंथियां, क्योंकि इसमें लसिका रहता है, इसलिए। लिम्फ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लिम्फ कहते हैं। तो ये जो एड्स होता है ना, ये हमारी बेसिकली लिम्फ को इफेक्ट करता है, लसिका ग्रंथियों को इफेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात जो आपको ये पता होनी चाहिए कि इन लसिका ग्रंथियों में ही आपके एंटीबॉडीज बनते हैं, जो हम कहते हैं ना हमारी इम्यूनिटी, आजकल बड़ा सुन लिया होगा आपने, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ये सब इन लसिका ग्रंथियों में बनते हैं, थाइमस में, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो जिसको हम कहते हैं, उनमें बनते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एड्स में क्या होता है, एड्स वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स में क्या हो जाता है, ये अभी आगे भी आएगा, एड्स में हमारी प्रतिरक्षा बहुत कम हो जाती है, हम रोगों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। तो हमें छोटी सी भी बीमारी होगी तो हमारे मरने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे जनरली मैं कह दूं सर्दी खांसी, तो आप बोलोगे सर्दी खांसी में कौन मरता है बे, है, लेकिन जिसको एड्स होता है अगर उसको सर्दी खांसी भी हो जाए तो वो मर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं है। ये HIV वायरस सारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। एक तो वो हर थोड़े दिन में बीमार हो जाता है, और बीमार होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बीमारी उसको ले डूबेगी। ठीक है, चलिए, जैसे मलेरिया है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मच्छरों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं। ये यकृत, देखो कहां कहां चले जाता है, मलेरिया किससे होता है, बार बार मैं बता रही हूं, प्लाज्मोडियम से होता है ना, मच्छर तो सिर्फ फैलाता है उसको, प्लाज्मोडियम से होता है जो मच्छर के अंदर रहता है। तो यकृत में और उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं में, RBC में चला जाता है, इसीलिए RBC जो है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर, इसको क्या बोलते हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर, इसको बोलते हैं JEV, एक वायरस होता है जापानी इंसेफेलो वायरस, नाम याद नहीं रखना है, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इसको येलो फीवर भी कहते हैं शायद, येलो फीवर। ठीक है, उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है। ये जो वायरस है ना, ये भी मच्छर में रहता है। अब ये शरीर में फैलता है और कहाँ चला जाता है, ब्रेन के अंदर। भाई ब्रेन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबका कंट्रोल उसी के पास है, उसी को खराब कर देगा तो आप सोचो आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो इन सब वायरस या बैक्टीरिया की अलग अलग क्या होते हैं, विशिष्ट अंग होते हैं। ये सब अंग विशिष्ट है, इनके सबके फेवरेट जगह हैं, इसको कहते हैं अंग विशिष्टता या उत्तक विशिष्टता। अब अंग है तो उसके अंदर उत्तक भी होगा। ये सारी कहानियां तो हम पढ़ चुके हैं ना, कि अंग से ही, अंग के अंदर उत्तक होता है ना, उत्तक सेल से बना होता है, ये सारी बातें। अब क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो लक्षण भी बीमारी के हिसाब से होते हैं। अभी मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि टीबी का अलग सिम्टम है, क्योंकि उसका इफेक्टिव ऑर्गन अलग है ना, फेफड़े हैं तो फेफड़ों से रिलेटेड लक्षण आपको दिखेंगे। जिस उत्तक या अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। अगर लंग्स में है तो लंग्स से रिलेटेड लक्षण आपको दिखेंगे, खून आने लग जाएगा खांसी में। लिवर है, लिवर में कर रहा है तो आपको लिवर से जुड़ी बीमारियां होने लग जाएगी। आपका जो है प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि लिवर भी डाइजेशन में हेल्प करता है, हो सकता है आपको यहाँ पे दर्द होने लग जाए। इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन में अगर वो टीनिया सोलियम वगैरह रहे तो हो सकता है पॉटी के साथ ब्लड आने लग जाए। तो जिस ऑर्गन में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको क्या देखने को मिलते हैं, लक्षण या चिन्ह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो, ये बच्चा जो है खां खां कर रहा है बीमारियों की तरह, इसका हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा, जैसा कि मलेरिया में भी होता है। ये क्या हो रहा है, ये भी रो रहा है, बेचारा मेरा दर्द हो रहा है पेट में, है ना, और ये इसको डिजलिंग हो रही है, बहुत ही थक गया है ये, है ना, उबासी आ रही है, थकान सी फील हो रही है इसको। एड्स वालों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी या कम सांस आना होंगे। अगर फेफड़े पे या लंग्स पे गया है तो खांसी आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसा ही कोरोना में हो रहा था, क्योंकि वो लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था। यदि यकृत पर आक्रमण होता है तो पीलिया हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है भाई, यकृत और पीलिया का क्या लेना देना है वो थोड़ा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक्चुअली लिवर के अंदर दो वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। लिवर क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है।
जब लिवर खराब हो जाता है तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आपके ब्लड में मिलने लग जाते हैं, और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पीले कलर के होते हैं, येलो। तो अब ये येलो कलर के है ना, इसलिए फिर ब्लड को भी थोड़ा थोड़ा येलो कर देते हैं, आपकी स्किन के नीचे जमा होने लग जाते हैं, तो आप भी पीले दिखने लग जाते हैं, है ना। पीले तो नहीं दिखते, इसमें बोलते हैं टॉयलेट वगैरह जो पीला आता है और शरीर पीला पड़ जाता है। पीला एकदम ऐसा येलो नहीं जैसे हम यहाँ येलो लगाते हैं, ऐसा येलो नहीं, है ना। पीला मतलब फीका सा हो जाता है शरीर। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तब सरदर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी होना, ऐसे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब ब्रेन पे अटैक होता है। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है कि लक्षण भी किस हिसाब से होंगे, जिस ऑर्गन या जिस टिश्यू पे वो आक्रमण कर रहा है उसके हिसाब से हमें लक्षण दिखाई देंगे। संक्रामक रोगों के उत्तक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। भाई ये तो हो गए विशिष्ट वाले कि जिस अंग पे वो जा रहा है उस पे, लेकिन और भी देखने को मिलते हैं। जैसे मलेरिया, हम कह रहे हैं मलेरिया तो लंग्स में भी है, ब्लड में भी है, लेकिन उसके दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर आना, उल्टियाँ होना, डायरिया हो जाना। तो ये अदर इफेक्ट भी हमें सामान्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल हटके होते हैं, जो ऑर्गन विशिष्ट या अंग विशिष्ट नहीं हो सकते, नॉर्मल वाले भी होते हैं। संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाता है। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी अजीब सी चीज जो हमारी शरीर की नहीं है ना, हमारा शरीर क्या होता है, बड़ा ही बहुत तेज है, सतर्क है। ये क्या करता है, वो क्राइम पेट्रोल वाला डायलॉग तो सुना ही है, सतर्क वाला, है ना। तो ये हमारा बॉडी बहुत सतर्क है। कुछ भी बाहर की चीज जब हमारी बॉडी में आती है, चाहे वो धूल का कण ही क्यों ना हो, आपको पता है आपको छींक आने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि ये मेरी बॉडी का नहीं है। वो पहचानती है अपनी सेल्स को, अपनी कोशिकाओं को। तो जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में आता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। सबने पढ़ा है इम्यून सिस्टम क्या होता है, अभी जो बीमारी गई है उससे सबको पता चल गया। एक ऐसा सिस्टम जो रोगों से लड़ता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है ना, खतरनाक वाली, अच्छी वाली सेल्स, बड़ी खुश हैं, ये डेंजरस भी होती हैं। ये क्या करती है, ऐसे घूमती रहती है ब्लड के अंदर, वो पहरेदार होते हैं ना, उस तरह। और जैसे ही इनको बाहर का कोई पार्टिकल मिलता है, धनाधन 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 उसको अटैक करके मार डालती है। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाता है। और एड्स क्या करता है, एड्स यही तो कर रहा है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ही खत्म कर देता है। मतलब कि अंदर घुसने से पहले ही वो सारे बॉडीगार्ड को खत्म कर देता है, जैसे कि फिल्मों में होता है, ताकि अब ये करेंगे भी क्या, अब मैं अपनी धूम मचाऊंगा अंदर, ये क्या कर लेंगे, इनके पास तो प्रतिरक्षा तंत्र है ही नहीं। यही वो, इसीलिए एड्स इतना डेंजरस होता है। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावी उत्तक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना लेता है। जैसे कि मान लो ये हमारी बॉडी की स्किन है ना, स्किन पे क्या हुआ, बैक्टीरिया आया हंसता हुआ, बैक्टीरिया बनाते हैं अच्छा वाला, है ना। ये बैक्टीरिया आया, ये बड़ा खुश है, हंस रहा है, मजे हैं आज तो जो है पार्टी होगी। ये कोशिकाएं हैं हमारी, इन कोशिकाओं को खाने आता है। तो हमारी कोशिकाओं के पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो कह रहा है ना प्रतिरक्षा कोशिकाएं, वो होती है ये वाली। ये इसके ऊपर क्राउन लगा देती हूँ मैं, इसके दो ऐसे, ये इसके पास जाता है और उसको धड़ाधड़ मार देता है। अब ये मारता है ना, जैसे ही मारता है तो एक तो क्या हो गया, बैक्टीरिया मरा, जो भी आया है, बैक्टीरिया आया, वायरस आया है, जो मरा, उसकी डेड सेल्स, मरी हुई सेल्स, प्लस अब ऐसा तो है नहीं कि जब आक्रमण होता है, आप देखिए महाभारत रामायण, कि भाई एक ही टीम के सारे लोग मरते हैं, भाई दोनों टीम के मरते हैं। तो इस आक्रमण में हमारी भी कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। अब वो शहीद हुई कोशिकाएं भी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। साथ में कुछ और एंजाइम्स और हार्मोन भी सिक्रीट होना लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ये पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती है। अब कोशिकाओं का यहाँ पे ढेर लग जाता है, ऐसे नई कोशिकाएं बनने लग जाती है, उसका ढेर बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं शोथ। क्या कहते हैं, शोथ। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। जब आपको चोट लगती है तो आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा स्किन थोड़ी सी ऊपर उड़ जाती है, भले ही खरोच लगे,
थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, कोई चोट लगती है, मच्छर भी काटता है तो एक फफूला सा ऊपर बन जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? इस शोथ की वजह से होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मारने के लिए इकट्ठा हो जाती है वहां पे, है ना, अटैक कर देती है, तो अनेक कोशिकाएं बना लेती है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। शोथ समझ गए आप क्या है? वायरस या बैक्टीरिया का, सूक्ष्म जीव का अटैक हुआ, हमारी सेल्स ने उसको मारा, उसने हमको मारा, कोशिकाओं का ढेर लग गया, साथ में नई कोशिकाएं भी बनी। भाई वो जो गार्ड घूम रहे थे, भाई वो आगे वाले गार्ड मर जाते तो आपको पता है पीछे से गार्ड आते हैं, तो वो गार्ड बनाने पड़ते हैं सेल्स को पहले, तो वो बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से स्किन फूल जाती है, थोड़ी सी सेल्स वहाँ पे जमा हो जाती है, और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? शोथ कहते हैं। इस प्रकार के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना, दर्द होना और सामान्य प्रभाव बुखार होने लग जाता है। हमारा वो एरिया भी गर्म हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर उसका देखें तो वो नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा गर्म दिखेगा, मिलेगा आपको। प्लस हमें बुखार इसीलिए आता है, मैंने आपसे कहा था बुखार आना गलत बात नहीं है। बुखार तो तब आता है आपको जब आपकी बॉडी लड़ रही होती है, अंदर आपकी बॉडी के ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये एक्टिव है। बुखार नहीं आना उल्टा की नुकसानदायक है आपके लिए, पता है आपको? देखो यहाँ लिखा है बुखार आता है, बुखार आ रहा है इसका मतलब आपकी सेल्स लड़ रही है उससे, और इसीलिए आता है बुखार। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, सब कुछ एक्टिव हो जाता है बॉडी में, वो अलार्म नहीं बजता, आक्रमण होता है तो अलार्म बज जाता है, बॉडी गार्ड सारे एक्टिव हो जाते हैं, वैसा कुछ है ये बुखार, ये अलार्म है हमारी बॉडी का। कुछ मामलों में संक्रमण के लिए विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं, कुछ में नॉर्मल होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, नॉर्मल सर्दी खांसी हो रही है और फिर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये सर्दी खांसी किसी बड़ी बीमारी की वजह से हो रही थी। तो कुछ में क्या होता है, बिल्कुल सामान्य प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए HIV, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसमें कोई विशिष्ट लक्षण आपको देखने को नहीं मिलता, और मिलता भी है तो 5 साल गुजर जाने के बाद आप होश में आएंगे कि आपको एड्स है ना। तो संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पाए जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देते हैं। वो जो गार्ड बाहर घूम रहे हैं उन्हीं का सबसे पहले सफाया करते हैं। वो हीरो होते हैं ना मूवीज में, हालांकि ये विलन है हमारी शरीर का, वो आते हैं और सबसे पहले चुपके चुपके सारे गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। फिर वो अंदर जाके मेन एंट्री लेते हैं विलन के पास, कहते हैं ऐसे खड़ा हो जाता है। आजकल तो साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है, चुटकी बजाता है गार्ड्स, तो पता चले गार्ड्स तो है ही नहीं, है ना। ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ ये कर देता है, हालांकि ये विलेन है, सुपर हीरो नहीं है। ये हमारी प्रतिरक्षा सेल्स का ही कबाड़ा कर देता है, तो फिर हम वीक हो जाते हैं, हम उस विलेन की तरह बन जाते हैं जो कि मूवीज में हीरो के आने के बाद हो जाता है। ठीक है, चलो। रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। भाई यहाँ पे लिख देना, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। यार यहाँ पे लिखा हुआ ही है, वैसे कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, इसके कार्य को नष्ट कर देता है। तीव्रता जो है वो शरीर पर भी निर्भर करती है। आपने सुना है, कोई कहता है हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, बीमार नहीं होते हम, है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो सबकी इम्यूनिटी जो है शरीर पे निर्भर करती है, प्लस कौन सा सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी में आया है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ धीरे धीरे मारते हैं, जैसे कि ये, कुछ एकदम आते ही 1-2 दिन में असर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये जो लाइनें आपकी बुक में दे रखी है उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सब कुछ खिचड़ा पका रखा है वहाँ पे, मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझा दिया है, और मुझे लगा है कि आपको काफ़ी चीज़ें जो समझ में आई होगी। आज जो मैंने एक्शन किया है, जो ड्रामा किया है, वो आपको पसंद आया हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।